देखो हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला है उसका नाम है क्या चीज, मैथमेटिकल टूल्स। तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं इस चैप्टर के बारे में कि बेटा जो हमारा मैथमेटिकल टूल्स है ना, ये हमें मतलब यूज होता है हमारे पूरे फिजिक्स में। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज है फिजिक्स की। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है वो क्या है बेटा, वो फिजिक्स की लैंग्वेज है ना, भाषा है फिजिक्स की। तो भाषा, अगर अपने को सब्जेक्ट समझना है तो हमें भाषा समझ आनी चाहिए, है ना। तो मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक चीजें हैं बेटा, जैसे एक तो हमारा मैथमेटिकल टूल्स है और एक हमारा वेक्टर्स चैप्टर है। तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यूज होते हैं बहुत सारे, है ना, बहुत यूज है इसके। जैसे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, तो ऐसे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो बेटा, मैं आपको बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में थोड़ी सी कुछ बातें बताता हूँ कि बेटा देखो हमारे पास जो मैथमेटिकल टूल्स है वो कुछ है। जैसे सबसे पहला तो हमारा है क्या बोलते हैं उसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है आपको, दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह। रेशियो वाला जो था, m/n के रेशियो में अगर डिवाइड करती है कोई भी पॉइंट किसी लाइन को, तो ये सारी चीजें पता है अपने को। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं सिखा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ आपसे, है ना। एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक होती है बेटा हमारी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, एक ट्रिगोनोमेट्री भी होती है। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, साइन कॉस टैन, है ना, कोसेक सेक और कॉट। तो ये सारे जो हमारे फॉर्मूले ये ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। फिर इसमें कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है कैलकुलस। कैलकुलस का बेटा बहुत ज्यादा यूज है फिजिक्स में, है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें बहुत यूज होती है हमारी। ठीक है, और क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कैलकुलस हो गया, थोड़ा सा अलजेब्रा भी बेटा अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अलजेब्रा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक सी जो अलजेब्रा में चीज, जैसे बाइनोमियल हो गया आपका, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये सारी चीजें हमें बहुत बेसिक इसका पता होना चाहिए कि आखिर ये होते क्या है। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। करूँ स्टार्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करें बेटा, बताओ। हाँ जी सर, हाँ जी सर। यस सर, कर दो। ओके, चलो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या, क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने नाम तो सुना होगा मुझे लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले भी। तो मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। बेटा देखो, हमें मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है 2 डायमेंशन के लिए, है ना। 3 डायमेंशन से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में मतलब है वेक्टर्स में, पर वो मतलब होगा, है ना। यहाँ पर ऐसे अगर हम जो जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा अपने को, आदर्श बेटा क्या कर रहे हो, हटा लो ये। हाँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं हम। सबसे पहले बेटा देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है ना कि हमारी ये एक्सिस है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, हमारी ये एक्सिस है। पता होगा आपको ये कौन सी एक्सिस है, क्या कहते हैं इसे, क्या होता है। ये क्या है बेटा, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, है ना। एक्सिस वाई एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 10th क्लास में आपने, 9th में या फिर 8th में ही पढ़ाते हैं शायद। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। उसमें बताते हैं कि ये हमारा एक्स वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता एक्स। है ना बेटा। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ कहते हैं। ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स डैश है। एक्स डैश मतलब क्या, नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो हमने इस तरह से चीजें बनाई है। ये वाला ऊपर वाला अगर हमारा वाई है तो ये नीचे वाला क्या होगा बेटा, वाई डैश ही होगा वाई क्या। डैश। पक्की बात है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब इसमें बेटा देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये कोई भी पॉइंट है, ये क्या है, कोई भी पॉइंट है। ये पॉइंट मैं कह देता हूँ आपको कि x, y है ये पॉइंट। ठीक है,
या फिर x1 कॉमा y1 कह देता हूँ इस पॉइंट को, और एक और पॉइंट लेता हूँ बेटा जिसे मैं कह देता हूँ x2 कॉमा y2। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, कैसे निकालते हैं हम? कैसे निकालते हैं बेटा इन दोनों पॉइंट के? अगर इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी कहता हूँ, तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, बताना, पता है क्या आपको? हाँ बेटा, पता है तो बताओ, नहीं पता है तो भी बताओ, है ना, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हूं ही आपको यहाँ सिखाने के लिए, है ना, और मैं बैठा हूँ सिखाने के लिए, तो आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं ज्यादा। मैं बस पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आप जानते हो ये सब, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह जानते नहीं हो? सर। नहीं जानते, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, है ना, देखो बस आप। ठीक है, बिल्कुल बस ध्यान से देखो, और कुछ समझ ना आए तो पूछना। ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो कि समझ नहीं आ रहा है सर, तो पूछ लेना आप मेरे से। ओके, चलो। तो बेटा मुझे ए बी की लेंथ चाहिए, मुझे ए बी की क्या चाहिए, लेंथ। तो मैं ए बी की लेंथ कैसे निकाल सकता हूँ यार? ए बी की लेंथ मैं कैसे निकालूंगा? मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या बेटा? मुझे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है x1 कॉमा y1, और मुझे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता है x2 कॉमा y2। हाँ बिल्कुल पता है मुझे। तो अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूँ बेटा, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ सी। ठीक है, पॉइंट्स एक बार मार्क कर लेता हूँ मैं, फिर आपको देखो कितनी आसानी होगी समझने में ये चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद आपको याद हो जाएंगी, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। देखो कैसे, मैं पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए, एक पॉइंट, दो पॉइंट, मतलब मैंने ए बी सी और ले लिया है मैंने, तो यहाँ पर इसे डी कह देता हूँ, इसे ई कह देता हूँ, इसे एफ कह देता हूँ, और इसे मैं कह देता हूँ जी। ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ मुझे कि एडी कितनी है, एडी की लेंथ कितनी है, एडी जो लेंथ है वो कितनी है, कितनी होगी बेटा एडी लेंथ? देखो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना x1 कॉमा y1, तो x1 क्या है, x एक्सिस पर हम जितना गए, और y1 क्या है, y एक्सिस पर हम जितना गए। तो OF जो होगा, ये OF की वैल्यू क्या y1 के बराबर होगी बेटा? बोलो बेटा, आंसर करो प्लीज। यस सर, यस सर। हाँ, OF की वैल्यू होगी, तो OF और DA इक्वल है क्या? यस सर। OF और DA इक्वल है, तो OF और DA इक्वल है, तो AD की मतलब लेंथ भी y1 होगी। अच्छा, अब AD y1 है तो CE भी y1 होगा क्या? हाँ सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब इस जो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है बेटा, ये है x2 कमा y2, तो x2 कमा y2 का मतलब क्या, x पर कितना, OE कितना हो जाएगा, x1 होगा क्या, सॉरी x2 होगा क्या OE, और OG कितना होगा, ओ y2 होगा क्या, हाँ सर। OG y2 होगा, और OE जो है हमारा y x2 होगा। तो OG अगर y2 है, तो EB भी y2 होगा क्या? हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो यहां से हमने क्या कह दिया कि जो हमारे पास ओ कौन सा था, ओ जी इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू कितना बेटा, y2, y2। और OE। सीई, एक बार ये कर लेते हैं, एक एक सेकेंड। सीई की अगर मैं बात करूं, सीई की, सीई, सीई कितना है बेटा, y1 है क्या? तो अगर मुझे हाँ। बीसी चाहिए, अगर मुझे बीसी चाहिए तो क्या होगा बीसी, बताना, फोटो में देख के बताओ, देखो। BE माइनस CE। शानदार, बीई माइनस सी, तो बीई माइनस सी कितना, बीई कितना है यार, y2, और सी कितना है y1, तो बीसी की लेंथ y2 माइनस y1 हो गई क्या? हम्म। बीसी लेंथ हो गई हमारे पास y2 माइनस y1। अच्छा, अब एसी की बात करते हैं बेटा, एसी लेंथ निकाल दी मुझे। देखो, मैं ये सब इतनी मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एबी की लेंथ चाहिए, है ना, और एबी की लेंथ निकालने के लिए यहाँ पर मुझे, मैंने जब इन्हें ज्वाइन किया है तो मैंने देखा है कि अच्छा यहाँ तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है यार, परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम एबी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो वो पाइथागोरस थ्योरम जो हम यूज करेंगे बेटा, वो कैसे यूज करेंगे, तो हमें एसी की लेंथ पता होनी चाहिए और बीसी की लेंथ पता होनी चाहिए। तो बीसी की लेंथ तो हमने निकाल ली, है ना, बीसी की लेंथ हमने क्या करी, निकाल ली। अब एसी की भी लेंथ निकाल लेते हैं क्या,
AC की लेंथ भी निकाल लेते हैं। OD कितना होगा बेटा, x1 होगा क्या, क्योंकि इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 को मारा गया, तो OD x1 होगा। और OE कितना होगा, x2। बोलो, ये वाली जो, OD x1 है और OEx2। बिल्कुल। तो D कितना होगा, x2 माइनस x1। जी। तो AC कितना होगा, x2 माइनस x1। बराबर है दोनों, ठीक है। अब AB की लेंथ हम निकाल सकते हैं क्या बेटा, कैसे निकालेंगे बताओ। AB की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। AB इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या, रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। बोलो, क्या बनेगा। AC मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है बेटा, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमें ध्यान में रखनी है। अगर हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, इसी डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है। ओके, ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे, ठीक है। समझ आई ये बात, बताओ मुझे, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई परेशानी मन में, कोई सवाल किसी भी तरह का तो बताओ मुझे। और अगर समझ आ गया बेटा तो हैंड रेज कर दो एक बार सारे लोग। अगर समझ आ गया तो हैंड रेज कर दो बेटा, ठीक है। मनीषा बेटा, आपको समझ आ रहा है कि हमने ये देख तो लिया कि हम ये दूरी निकाल सकते हैं, तो दूरी हमने निकाल भी ली है ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब बेटा ये x2 y2 x1 y1 है क्या, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या। A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट y2 y1। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करूं तो B पॉइंट है और A पॉइंट है, ये दूरी अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वन का स्क्वायर। ठीक है। ऐसे करके लिखेंगे हम, बहुत अच्छे। अब छोटे छोटे एक दो सवाल है, कर दो, कर दोगे क्या। जी सर। चलो छोटे छोटे से सवाल करते हैं बेटा, है ना, कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा अभी उसकी फील आ जाए थोड़ी सी हमें, है ना। हमारे पास बेटा पॉइंट्स हैं दो तीन, ठीक है। जैसे ये तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी है, पर इसे मिटा देते हैं, है ना, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसके। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। देखो बेटा सवाल हमारा क्या है कि पॉइंट है हमारे पास, ए है 2,3, ठीक है, बी है 5,4, है ना, सी है 2,6 और डी है 1,1, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड ए बी बी सी, लेंथ निकालनी है बेटा। ए बी की लेंथ निकालनी है, बी सी की लेंथ निकालनी है, सी डी की लेंथ निकालनी है, ए डी की लेंथ निकालनी है, ए सी की लेंथ निकालनी है और सी डी की लेंथ निकालनी, ठीक है। जल्दी से कर दो बेटा, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट से भी कम का, कर दो जल्दी से बस। देखो बेटा, अपने को कौन सी लेंथ बतानी, ए बी क्या होगी बताओ, रूट अंडर 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। बोलो, ये ए बी हो गया, क्या होगी ये वैल्यू बेटा, √10। कैसे, यहाँ से 3 आएगा, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 10, ठीक है। BC देखो। हेलो सर। हाँ बेटा। वीडियो नहीं चल रहा है, स्टॉप है। नहीं नहीं, मैं, मेरा वीडियो तो मैंने ऑन किया हुआ है, बाकी सबको मेरी मतलब वीडियो दिख रही है क्या। हाँ सर दिख रही है सर। हाँ सर दिख रही है। अब बेटा एक बार बाहर जाके फिर आ जाओ, फिर यस सर, दिखे। देख। जी जी। ओके,
ठीक है, BC की वैल्यू क्या होगी बेटा? रूट अंडर 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहाँ पर ना सीक्वेंस जरूरी नहीं है, मतलब अगर तुम x2 माइनस x1 कर रहे हो, y2 माइनस 1 कर रहे हो, तुम x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है ना। अगर नेगेटिव भी आ जाएगा या फिर पॉजिटिव आ जाएगा, स्क्वायर तो सेम ही नंबर आएगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये कितना होगा बताना? √13 है ना? कैसे? 6 माइनस 4 कितना बेटा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 कितना? 3, 3 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर कितना बेटा? 9, तो 9 और 4 13, तो √13 यूनिट हो गई BC की वैल्यू। अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ये BC की वैल्यू हो गई। अब कौन सा बचा बेटा? CD। क्या लिखोगे CD की वैल्यू? 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा ये? 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, और 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 26। ठीक है, AD कितना होगा? 2 माइनस 1 3 माइनस 1, कितना होगा ये? 1 और 4 5। अब किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है? AB BC CD AD हो गया, AC और BD है ना? बेटा यार माइक वगैरह बंद कर ले यार, ऐसे क्यों करता है यार क्लास के बीच में? AB BC CD AD, AC कितना होगा? AC कितना होगा बेटा? रूट अंडर 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया ये? 3 हो गया क्या? कैसे? ये 0 हो गया और 6 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, तो 3 होगा ना बेटा। BD कितना होगा बताओ? रूट अंडर 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना होगा बेटा ये बताओ? 5 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 16, और ये कितना हो गया? 9, 16 और 9 कितना? 25, तो √25 कितना हो जाता है बेटा? 5। अब बताओ, सबका ये आंसर आया था या किसी का नहीं भी आया था? बताओ मुझे एक बार। ठीक है बेटा, ये एक लाइन है, AB कह देता हूं मैं इस लाइन को, AB कह देता हूं, और ये पॉइंट जो है इसे मैं कह देता हूं P। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट मैं कहता हूं x1 और y1, B का कोऑर्डिनेट मैं कहता हूं x2, y2। ठीक है बेटा, ये x1, y1, ये x2, y2, और ये P पॉइंट जो है ये हमें कह रहा है कि ये P पॉइंट इस लाइन को m:n के रेशियो में डिवाइड करना है। ये P पॉइंट जो है बेटा ये इस लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है? m:n के रेशियो में। तो m:n के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो हमें अगर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे पता है? अगर मान लो P का कोऑर्डिनेट है x, y, तो देखो बेटा हम क्या लिखते हैं? x इज इक्वल टू हम लिखते हैं mx2 n x1, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, ये सब 9वीं 10वीं में पढ़ाया जाता है बेटा अपने को, है ना? कई बार ये होता है कि हम भूल जाते हैं ना, बहुत दिन से मैथ्स अगर हम नहीं पढ़ रहे होते तो हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पर रिवाइज कराया जाता है अपने को, है ना? ये x हो गया हमारे पास, y क्या होगा? बस यहाँ x की जगह y आ जाएगा, क्या बनेगा देखो? my2 प्लस ny1 ओवर। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना। जैसे सॉरी, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है बेटा देख लो ये फॉर्मूला एक बार, हो सके तो लिख भी लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर जो ये ए बी के बीच में पॉइंट पी है, ये इक्वली डिवाइड है कि अनइक्वल लिया है? बेटा देखो, ये वाला m है और ये वाला n है ना, तो अनइक्वल है दोनों। अगर दोनों m अच्छा, लेता तो इक्वल होता, तो उस ओके केस में सर। तो फिर ये मिड पॉइंट बन जाता ना। हाँ और मिड पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं?
जब m और n दोनों 1 के इक्वल हो जाए तो 1 पुट कर दो यहाँ, x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2। ओके सर। ये अनइक्वल है बेटा, m और n जो है वो अनइक्वल है, ठीक है, इसलिए ऐसा आ रहा है हमारे पास, है ना। अब अगर मान लो कि m और n बराबर होता, चलो इससे मैं थोड़ा और जनरलाइज अगर कर देता हूँ कि अगर इफ m इज इक्वल टू n, m जो है वो n के बराबर है, इसका क्या मतलब है, p जो है वो क्या है बेटा, p इज द मिड पॉइंट, है ना, p जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर m और n बराबर है तो आप क्या लिख सकते हो, देखो x को आप क्या लिख सकते हो बेटा, m यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बनेगा बताओ, x2 प्लस x1 x2 प्लस x1 बाई बाय 2m, m। m और n बराबर है तो मैंने यहाँ 2m लिख लिया, n को m पुट कर दिया मैंने, यहाँ भी n को m पुट कर दिया, तभी तो m कॉमन निकाल पाया मैं। तो ये m और ये m करके क्या बन जाएगा बेटा, x1 प्लस x2/2, है ना। यस। y क्या बन जाएगा हमारे पास, बिल्कुल वैसे ही m इंटू y2 प्लस y1 y1 डिवाइडेड बाई 2m, फिर बाय ये m और 2m। m कट जाएगा, क्या बन जाएगा ये 2 y2, ठीक है। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं हमारे लिए, है ना। समझ आई बात, कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो, नहीं सर, क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला था बेटा, रेशियो वाला, है ना। तो अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले पर बस एक ही सवाल बेटा, ज्यादा नहीं, एक एक सवाल करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये मैं कहता हूँ ये है 2,5, और ये बी पॉइंट है, ये मैं कहता हूँ 5,2, ठीक है। एक पॉइंट मैंने ले लिया पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, find the coordinates of P so that it divides AB in the ratio 3:2, AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करें, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ ना, AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, क्या मतलब होगा बेटा, AP is to PB is equal to 3:2, यही होगा ना। कर दो सॉल्व, चलो जल्दी से कर दो बेटा। देखो बेटा कैसे करेंगे ये, x की वैल्यू क्या लिखोगे, फॉर्मूला पहले लिखना है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो mx2 मतलब कितना बेटा, m कितना है 3, x2 कितना है 5, प्लस n कितना है 2, और वो दूसरा वाला x कितना है 2, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये 15 हो गया, 15 और 4 19 अपॉन 5, ये कितना आ जाएगा बेटा 3.8 यूनिट्स, ठीक। y की वैल्यू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, m कितना है 3, y2 कितना है बेटा 2 है क्या, ये 2 है और ये 5 है, तो 2 कितना होगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, 3 इंटू 2 कितना 6, और 2 इंटू 5 कितना 10, तो 10 और 6 16, 16/5 मतलब कितना बेटा 3.1 यूनिट्स। तो आपको P के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, ऐसे लिख सकते हो आप, P का कोऑर्डिनेट 19/5 16/5, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 3.8 3. समझ आई बात अपने को, ये बहुत बढ़िया, समझ आ गई बेटा बात। किसी को लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और अगर सबको बात समझ आ गई तो हैंड रेस कर दो तुरंत। आ गई सबको समझ में, है ना, मुझे लगता है, हाँ ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो बेटा ये हमने पढ़ लिया डिस्टेंस फार्मूला, है ना, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया हमने, रेशियो के बारे में हमने बात कर ली। अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की। उससे पहले मैं आपको एक बात, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि बेटा जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज दिस मीन? y इज इक्वल टू एफ एक्स का क्या मतलब है कि y जो है बेटा, देखो सुनना ध्यान से, है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब होता है कि y जो है वो x का फंक्शन है। y जो है वो क्या है बेटा? x का फंक्शन है। इसका मतलब होता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ क्या चीज? x। y जो है वो किसका फंक्शन है? x का। इसका मतलब क्या है कि y इज डिपेंडेंट ऑन x। y जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो y को एफ एक्स आप लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मान लो कि तुमने इसका कोई कर्व बना दिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स का, तुमने ये ग्राफ बना दिया, ऐसा कुछ मान लो, ऐसा कुछ ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, मतलब y जो है वो x का फंक्शन है, उसका ग्राफ है। अच्छा, अगर बेटा मैं यहाँ पर, अगर मैं इस इक्वेशन में x1 पुट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर मान लो कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है यहाँ पर वो y1 है। ठीक है, ये x1 है तो ये y1 है। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि अगर मैं x की वैल्यू x1 पुट कर रहा हूँ किसमें? इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में, इस, तो मुझे y की वैल्यू y1 मिल रही है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा कि y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1। ये चीज मैं लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये चीज अगर अपने को समझ नहीं आई तो थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। ठीक है, मान लो मैंने ग्राफ बनाया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इसका ग्राफ बनाया मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता होगा कैसा होता है, सुना होगा आपने। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है बेटा वो कुछ ऐसा होता है। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाई, ये देखो, ये क्या है? ये y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना बेटा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एफ एक्स जो है हमारा वो क्या है? एक्स स्क्वायर है, और y जो है वो क्या है? फंक्शन ऑफ x है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, जैसे मान लो मैंने x को पुट किया 2, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी वो ये कुछ आएगी यहाँ पर। ये कैसे निकालोगे बेटा? तो x की वैल्यू 2 पुट करोगे ना इस इक्वेशन में, तो 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? y की वैल्यू क्या मिलेगी? अगर x 2 है तो y कितना मिलेगा तुम्हें? 4। मतलब ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 4। अब जब -2 पुट करोगे इसे तो भी कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा। देखो, ठीक है। तो ग्राफ का ये सिग्निफिकेंस होता है बेटा कि ग्राफ बनाने से हम जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारे पास y की वैल्यू मिलती जाती है। ठीक है, तो इस जगह पे जो हमारा x होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखने वाली है। जो x है हमारा वो क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा। x तो किस, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक बार कोई बात। ऊपर वाला फिर से बता देंगे? मुझे एक बार कहीं जाना पड़ गया था एकदम से। देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब होता है कि y जो है एक x का फंक्शन है ना। x का फंक्शन का मतलब कि x के हिसाब से y चेंज हो रहा है। तो ये एक फंक्शन का ग्राफ बना दिया मैंने। इसमें जब जब मैंने x1 की वैल्यू देखी तो मैंने यहाँ से x1 के लिए y की वैल्यू निकाली। मतलब जब x की वैल्यू जब x1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? तो ये मैंने निकाली कि y1 हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब मैं इस वाले फंक्शन में, ये जो भी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब क्या बेटा? ये एक इक्वेशन है ना हमारे पास। तो y यस सर। इसमें इसमें जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो आपने देखो, जब आपने x को x1 पुट किया तो आपको y की वैल्यू y1 मिली। तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या? y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लो कि तुमने x की वैल्यू कुछ x2 पुट कर दी यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? y2 आ गई मान लो। तो ये तो सर y2 अगर y2 इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में x2 हो जाएगा। इसे ऐसे पढ़ो बेटा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, मतलब कि y जो है, y2 की वैल्यू क्या है? जब आप फंक्शन में x2 पुट करेंगे तो आएगी वो। ठीक है, और वही चीज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देके समझा रहा था कि अगर मैं x की वैल्यू, ये मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर क्या है? x का ही तो फंक्शन है। तो अगर
अगर मैं इसमें 2 पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, कैसे पता लगेगा मुझे? तो मैं इसमें x को 2 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 4। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है सबको? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो। सर ये नहीं आया समझ। क्या समझ नहीं आया बेटा इसमें, बताओ। ये आपने जो डिवाइड किया, इसमें डिवाइड क्यों किया? कहाँ डिवाइड किया मैंने? नहीं, आपने इसकी बताया ये 2 है, उधर -2 है, तो वो एक बार। ये तो बेटा मैंने इसलिए कहा ना, क्योंकि जब y जो है हमारा वो x² है हम्म। और इसका ग्राफ हमने बनाया, हाँ। तो जब x को 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4। हाँ, ठीक है। जब x को -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू सेम आ रही है क्या? ठीक है। बस यही बताना था, और कुछ खास नहीं है। ये बेटा देखो, ये सारी चीजें बताने का सिग्निफिकेंस बस इतना है ना, कि ये बताने से हमें, अगर मान लो कि हमें कभी ऐसे दे दिया, मान लो देखो, थोड़ा सा वो आप लोगों को पता होंगी ये चीजें, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मुझे वेलोसिटी दे दी इसने t², वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन दे दिया t² + 2t। ठीक है, ये वेलोसिटी दे दिया मैं, और हमसे पूछ लिया कि फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। t = 2 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालनी है अपने को, तो क्या करोगे बेटा, इसमें t पुट करोगे क्या? अगर हमसे t = 2 सेकेंड पर वेलोसिटी वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी को तुम क्या लिखोगे बताओ, 2² + 2 × 2। ये v = t² + 2t जो है, ये क्या है बेटा, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है इसका टाइम। मतलब। बिल्कुल, वेलोसिटी जो है वो क्या है, टाइम का फंक्शन है, तो इसका मतलब यही होता है। तो अगर अपने को t = 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर t को 2 पुट कर देंगे, तो क्या है हमारे पास, देखो 8 मीटर पर सेकंड आ गया क्या? तो इस तो तरह से सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज में डिपेंड है उस पे। बिल्कुल, इसका यही मतलब हुआ कि वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, हाँ, इसका ठीक मतलब है यह है कि सर। वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। आ गया सर, अब आ गया। वेलोसिटी जो है वो क्या है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसका मतलब डिपेंडेंट यही है। है। ओके, ओके। तो यहाँ तक सबको बात समझ आई? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, हैंड रेज भैया, जल्दी जल्दी। चलो ठीक है बेटा, तो ये बात अपने को समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है, ये सब हम समझ गए। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक फंक्शन की बात थी बेटा, ठीक है ना? अब ये बताना मेरे लिए जरूरी क्यों था, देखो मैं बताता हूँ तुमको, सॉरी। देखो, जैसे मान लो कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है बेटा। ठीक है, जैसे तुम ये सोचो कि यहाँ पर मेरे पास एक वो है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ठीक है बेटा, ये एक क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से मैंने कहा कि मैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है जैसे मान लो बेटा ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, देखना सुनना ध्यान से। ठीक है, देखो मान लो ये स्ट्रेट लाइन है ना, मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है। मुझे क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। मुझे इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट्स पता है, एक ए पता है मुझे और एक बी पता है। ए का कोऑर्डिनेट मैं कह देता हूँ x1 और y1, बी का कोऑर्डिनेट मैं कह देता हूँ x2 और y2। ठीक है बेटा, आपने को इस लाइन की क्या करनी है, इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फॉर्म होते हैं बेटा, हमारे पास क्या होता है, कुछ फॉर्म होते हैं इस इक्वेशन को लिखने के। जैसे एक तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वैसे सबसे जनरल इक्वेशन अगर होना तो ये होता है ax + by + c = 0। एक ये फॉर्म है। ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ये फॉर्म है, एक फॉर्म है y = mx + c। ठीक है, ये तो मैथ्स वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसकी, तो हम इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। कहोगे तो ये भी सिखा दूंगा,
लेकिन इसके बारे में मतलब मेडिकल में मेनली अपने को बेटा ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म अगर हम ध्यान में रखें ना, तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं बहुत प्यार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को। तो देखो जैसे मैंने मान लो कि a पॉइंट ले लिया, b पॉइंट ले लिया मैंने, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्म है, ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का फॉर्म है। मतलब अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो मैं यही लिखूंगा, ठीक है। तो अब इसमें बेटा देखो y और x तो ठीक है कि ये वेरिएबल है, जैसे जैसे आप x को चेंज कर रहे हो वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है, लेकिन m और c तो कांस्टेंट है। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा कि हमें देखना पड़ता है कि ये लाइन जो है, ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है। जहां पर भी कट कर रही है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ये पॉइंट है c, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? 0, y होगा क्या? x 0 होगा ना इस पॉइंट के लिए, पता है अपने को, क्योंकि ये लाइन y एक्सिस पर है, ये पॉइंट y एक्सिस पर है। बोलो 0, y डैश लिखता हूँ इसे मैं, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, y डैश लिखता हूँ। तो बेटा एक बात बताओ कि मतलब इस पॉइंट को अगर तुम इस इक्वेशन में रखोगे तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए क्या? इस पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट है, इसे अगर तुम इस इक्वेशन में रखोगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो ऐसी ही बात है कि यस जब सर। x 0 है तो उसके हिसाब से y की वैल्यू कितनी है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ कि x को 0 पुट कर लेता हूँ, तो x को 0 पुट करूंगा तो y डैश की वैल्यू कितनी आएगी? c के बराबर। अगर इस c पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, y डैश है तो y डैश की वैल्यू c के बराबर है। तो अब जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई डैश। वाई डैश क्या है? ये वाला पॉइंट जहां पर ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है बेटा? वाई एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो चलो ठीक है, हम समझ गए। और ये वाली जो लेंथ होती है ना बेटा, इसे हम पता है क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं हम इसे? वाई इंटरसेप्ट। बिल्कुल, इसे हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है, इस वाले को। ये अगर ये सेंटर ओ है और ये सी है, तो ओ सी जो होगी लेंथ, ये होगी, होगा हमारा वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब थोड़ी सी बात मैं आपसे स्लोप की कर लेता हूँ। स्लोप आपने पढ़ा है क्या पहले बेटा? बताओ, स्लोप क्या होता है बेटा? tan थीटा होता है क्या? सर पढ़ा तो है। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। स्लोप क्या होता है बेटा? tan थीटा होता है क्या? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप याद ध्यान में रखना कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा ही होता है, ठीक है। स्लोप का मतलब tan थीटा, ठीक सर है। वैसे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि देखो स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप की अगर हम मतलब बिल्कुल अगर मीनिंग की बात करें स्लोप की, तो स्लोप का मतलब है कि जो जो भी लाइन है वो कितना इंक्लाइंड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव से ही होगी सर। पॉजिटिव से ही लेते हैं हम। ठीक है। स्लोप हमने ऐसे ही डिफाइन किया, हम यहाँ से ये वाला जो होता है ना एंगल, ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा जो होगा वो स्लोप होगा। ऐसे सिंपल हम ये कह देते हैं बेटा कि tan थीटा का मतलब होता है ना कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना चेंज हो रहा है, बेस अगर थोड़ा चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, ये रेशियो है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो ओके। ऐसे सोचो कि रुक जाओ, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा, देखना ध्यान से, सुनना बस, कोई दिक्कत होगी तो पूछना भी, है ना। देखो, मान लो कि मैंने एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाई बेटा, एक मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है। देखो, देखो बेटा, अबे यार, ये देखो बेटा, मैंने 3 लाइन बना दी, ठीक है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि इन तीनों में किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है, तो आप क्या कहोगे मुझे?
अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला एंगल मेरा θ1 है, ये वाला एंगल अगर मेरा θ2 है, और ये वाला एंगल मेरा अगर θ3 है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज कि बेस तो बेटा तीनों के लिए सेम है क्या? बेस की वैल्यू तीनों के लिए सेम है क्या? यस सर। तो यस स्लोप, सर। तो स्लोप हमें पता कैसे लगेगा कि किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है? ये परपेंडिकुलर से ही पता लगेगा ना। तो इसीलिए हम इसे ऐसे tan थीटा से ही लिखते हैं बेटा स्लोप, ठीक है, ओके। परपेंडिकुलर। ओके। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं बेटा किसकी, इस वाले लाइन की, अगर मैं इस लाइन के स्लोप की बात करूं, तो अगर आपको स्लोप मिल जाएगा इस लाइन का, तो तुम्हें ये सी वाई इंटरसेप्ट तो मिल ही चुका है पहले से ही। तुम्हें ये क्या नाम है, वाई इंटरसेप्ट तो मिल चुका है ना बेटा। बस स्लोप मिल जाए तो मतलब हम इक्वेशन लिख पाए बहुत प्यार से। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? देखो ये एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मुझे स्लोप निकालना है इसका, तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा स्लोप? यहाँ से एक लाइन ऐसे ले आता हूँ, यहाँ से एक लाइन ऐसे ले आता हूँ, है ना, ये कर लूं, बोलो। हाँ सर। अगर इसे मैं वो कह देता हूँ बेटा, तो मतलब अगर मुझे स्लोप निकालना है, स्लोप को यहाँ हम m से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो अगर मैं m की बात करूँ तो m को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा यहाँ से, बताओ। देखो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये भी एंगल होगा क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइन से दोनों, है ना। तो जितना एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। तो ये पूरा एंगल अगर हमने थीटा लिया तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो m की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो बेटा OB अपॉन OA, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। OB कितना होगा बेटा? y2 माइनस y1, और OA कितना होगा बेटा? x2 माइनस x1। ये सब कर चुके हैं बेटा हम पहले भी, वही काम करूंगा मैं। फिर इसे यहाँ ज्वाइन करूंगा, फिर इसे यहाँ ज्वाइन करूंगा, है ना। A का कोऑर्डिनेट है अपने पास x1 y1, तो ये x1 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ x2 हो जाएगी। तो ये वाली लेंथ क्या होगी बेटा? x2 माइनस x1 ही तो होगी। तो ये लेंथ भी उतनी ही होगी, x2 माइनस x1। बिल्कुल उसी तरह से ये वाली लेंथ हमारी होगी y1, ये पूरी लेंथ होगी y2। तो BO जो लेंथ होगी वो क्या होगी? y2 माइनस y1 होगी। देखो बेटा बिल्कुल यहाँ पर जैसे किया वैसे ही है, सेम सेम। देखो यहाँ पे, देखो, है ना। तो BC की लेंथ क्या होती थी बेटा? y2 माइनस y1 ही हुई ना, और AC की लेंथ क्या हुई? x2 माइनस x1 ही हुई। बिल्कुल यही काम हमने यहाँ पर भी किया, है ना। तो जो स्लोप आया हमारा वो क्या गया बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और जो बेटा स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप कहीं पर चेंज हो रहा है क्या? बोलो बेटा, तुम बोल नहीं रहे फिर।